यहां तक कर लेंगे ना इसको। बोले तस्योत्संगे प्राणायनैव, तस्योत्संगे स्रस्तगंगादुकूलां, स्रस्तगंगादुकूलां, न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां, न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां, ज्ञास्यसे कामचारिन्, ज्ञास्यसे कामचारिन्, यावत् काले वहति सलिलो, मुक्ताजालग्रथितमलकम्, कामिनी वाभ्रवृन्दम्, न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां, न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां, ज्ञास्यसे कामचारिन्, कामचारिण संबोधन है, अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने वाले। कौन? मेघ। मेघ इच्छा अनुसार ही विचरण करते हैं ना। तो बोले अ कामचारिण, स्वेच्छानुसार विचरण करने वाले। कुछ लोग होते ना, कब संगम पहुंच जाएंगे, कब गंगा नहाने चले जाएंगे, कब मन कामेश्वर किसी को लेकर पहुंच जाएंगे, कब यहाँ आ जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं। ऐसे कुछ कामचारी जीव होते ही मेघ की तरह स्वभाव वाले। कहीं भी आप उनको देख सकते हैं कि जब मौज आ जाए कहीं भी चले जाएं, मंदिर चले जाएं, घर चले जाएं, क्या पता सब संध्या घर चले जाएं, सवेरे फिर आ जाए। ऐ कामचारियों, स्वेच्छानुसार विचरण करने वाले वालियों। यहाँ लिखा त्वम माने तुम अलकाम दृष्ट्वा, तुम अलका को देखकर ना ज्ञास्य से नहीं जानोगे, ऐसा ना मतलब जान जाओ। दो बार ना कहा ना, एक बार कहा त्वम माने तुम कौन? त्वम, पुनः फिर से मैं तुमसे कहता हूं कि त्वम अलकाम दृष्ट्वा, तुम अलका को देखकर ना ज्ञास्य से नहीं जानोगे, ना मतलब अजी ये हो नहीं सकता कि तेरी याद, मतलब याद आएगी ना। ये आंखें उसी रात हो ये वाली लाइन समझ में आ गई? तुम किसके लिए? अलकाम दृष्टवा, अलका को देखकर तुम नहीं जान पाओगे कि ये अलका है कि नहीं, ऐसा कोई संदेह नहीं होगा। पक्का कह रहा हूं, तुम अलका को देखकर पहचान नहीं जाओगे। 100% अलका को देख के पहचान जाओगे। ये पूर्व में अलका को दिखा रहा है, इसके बाद यहाँ से विराम लेगा वो। अब जब अलका देख लेगा, अलका पहुंच जाएगा, तब अलका का वर्णन उत्तर में से शुरू हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय लगा के दृष्टवा माने देख कर, ये तुम मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए ज्ञास्यसे में भी मध्यम पुरुष का ये भी देख, ज्ञास्यसे, ज्ञास्यते, ज्ञास्यते, ज्ञास्यन्ते, ज्ञास्यसे, त्वम ना ज्ञास्यसे, त्वम ना ज्ञास्यसे, तुम नहीं जानोगे ना, अर्थात जानोगे ना।
तो कहा न त्वं दृष्ट्वा ज्ञास्यसे कामचारी। कैसे जानोगे? तो ऊपर की लाइन में कहा कि ऐसा है कि तस्योत्संगे स्रस्तगंगादु स्रस्तगंगादु। यहाँ अलकाम में द्वितीय है ना, और स्रस्त माने खिसक गया है गंगा रूपी दुकूल, तो माने गंगा ही जिसका दुकूल है, वस्त्र है, दुपट्टा है, और वह दुपट्टा वह वस्त्र स्रस्त माने खिसक गया है जिस अलका का, वहीं से गंगा बह रही ना, गंगा भी तो वहीं से आ रही है, तो माने बहती हुई गंगा ये अलका का दुपट्टा है, ये अलका का वस्त्र है, और वो वस्त्र खिसक गया है। तो किसी ने पूछा क्यों? बोले ये तस् माने उसके, उसके किसके? कैलाश पर्वत के, कैलाश में है ना, और उत्संगे माने गोद में, उसकी गोद में है, और वो कौन है? बोले प्रणयिना है एवं। फिर से बोलो मैडम। अरे वाह, प्रणयिना एवं, प्रेमी के समान, तस् माने उसके, उत्संगे माने गोद में बैठी होगी कौन? और प्रणयी माने प्रेमी की गोद में बैठी हुई अलका को देखकर तुम अलका नहीं समझ पाओगे, ऐसा नहीं है। अर्थात जान ही पाओगे, ये भी तो अपनी यक्षिणी का प्रेमी ही तो है। ये बेचारा रामगिरी पर्वत में बैठे, कहाँ बैठा है? तो ये तो अपनी प्रेमिका को गोद में बैठा नहीं सकता, तो कोई बैठाया तो इसको जलन हो रही। बोला कैलाशवा प्रेमी, कैलाश कौन है? ये कैलाशवा अलका को अपने गोदी में बैठा है, हम अलका को देखें कैलाश के गोदी में बैठ रही। ऐसा कहना मत बाहर, नहीं तो कैलाश को कोई और आदमी समझ लेगा, अलका को कोई लड़की समझ लेगा, और कैलाश को कोई आदमी समझ ले, अलका को कोई लड़की समझ ले। तो आप ये बताओ कि हाय राम, कैलाश रूपी प्रेमी के गोद में बैठी हुई अलका को देखकर तुम अलका को नहीं जान पाओगे, ऐसा बोलो हाँ या ना। यहां से कहा तस्य में षष्ठी लगाई, तस्य में क्या है? और उत्संग माने गोद में, उत्संग माने तो तस्योत्संगे में गुण हो गया, तस्य धन उत्संगे, उसकी गोद में, और वो तस्य में षष्ठी है ना, तस्य में प्रणयिना में भी षष्ठी, प्रणयिना में प्रणयी, प्रणयिनम, प्रणयिना तृतीया, प्रणयिने चतुर्थी, प्रणयिना पंचमी, और प्रणयिना षष्ठी। विसर्ग का लोप हो गया आगे स्वर के आने से। तो प्रणयिना इव तस्य, प्रेमी के समान उसकी उत्संगे गोद में अलकाम दृष्ट्वा, अलका को। तो प्रेमी के समान कौन हुआ? कैलाश, और कैलाश की गोदी में बैठी कौन है? और प्रेमी की गोद में प्रेमिका बैठी हो और उसका दुपट्टा न खसके, ये हो नहीं सकता। तो प्रेमी बनाया किसको? और प्रेमिका बनाया किसको? और गंगा को बनाया दुपट्टा, और गंगा को बहा दिया। बोलो गंगा जी खसको। चूंकि अब जब कोई प्रेमिका अपनी प्रेमी की गोद में बैठे हो और बड़ा दुपट्टा लगे हो, कसे हो, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए स्रस्त गंगा दुकूलाम कहना पड़ा। क्या कहा? मौज ले लेना गुरु, ये है अलका का प्यार, ये अलका का प्यार है। कैलाश जैसा प्रेमी हो, अलका जैसी प्रेमिका हो, तो उसके गंगा जैसी नदियां वस्त्र हो जाया करती हैं। बोलिए। और जब लेखनी कालिदास की हो तो पहाड़ भी प्यार करने लगते हैं। इधर आ जाओ। मैं बता रहा था कि यदि कवि कालिदास हो तो कैलाश पर्वत भी प्रेमी हो जाता है, और कवि कालिदास हो तो अलका जैसी अमूर्त नगरियां भी प्रेमिका हो जाती हैं, और बहने वाली गंगा नदियां भी उनका दुपट्टा हो जाया करती हैं। बोलो हाँ। और तब पढ़ने वाले लोग ऐसे मौज लेते हैं कि जैसे हम प्रेमिका हमारी गोद में हमारे बैठी हो। तो लोग ये भुला जाते हैं कि हार हम कैलाशवा बैठा है अपन अलका को,
लोग डूब जाते हैं कि हाँ राम हम प्रेमी हैं, हमारी गोदी में हमारी अलका बैठी है, ले लो मौज ले लो, अच्छा है। कालिदास के चक्कर में वैसे तो तुम्हारी गोद में कोई बैठने वाला है नहीं, पर कैलाशे की गोद से अपनी गोद भरी समझो, आ जाओ मौज लेते हुए। तस्योत्संगे प्रणयने वो सृष्ट, अरे कहते बड़े मासूम लोग हैं आप, कुछ समझते नहीं, सब कुछ समझ करके ना समझ बने रहो, इसी में मौज है। कर लेंगे इसको, समझ में आ गया? आराम इतना भी कष्ट है हंसने में भी। तस्योत्संगे प्रणयने सस्त गंगा दुकूल, समझ में आ गया? बोले तस्योत्संगे प्रणयने सस्त गंगा न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलका ज्ञास्यसे कामचारी। यही श्लोक एक बार मैं पढ़ा दिया तो ये वीडियो पब्लिक हो गई, तो किसी प्रोफेसर के पास भी पहुंची होगी, तो उन प्रोफेसर ने हमें एक बार फ़ोन किया कि मैं फला विश्वविद्यालय का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, आप मेरे बच्चे की उम्र के हो, बल्कि बच्चे के उम्र के हो, मतलब मेरे नाती की उम्र के हो, बहुत अच्छा पढ़ाए हो, पर तुम इतना बोल सकते हो, पूरी क्लास थी, सारे लोग, हम लोग भी इस श्लोक को पढ़ाए, कभी ऐसा बोल ही नहीं पाए बेटे, तुमको इसलिए धन्यवाद। हम बोले सर गुरुजी हमको लाज इसलिए लगती कि हमने श्लोक लिखा ही नहीं था। भाई लिखा किसने था? जब लिखने वाले को शर्म नहीं लगी, उनको अपनी इज्जत बेइज्जती का ख्याल नहीं था, तो हम इतने बड़े इज्जत वाले हो गए कि नहीं कालिदास ने ये कह दें कि नहीं बड़ा अश्लील श्लोक है। अरे वो पहाड़ है, उसकी प्रेम का नगरी है, बहने वाली नदी है। यदि ये वाला अभिधेयार्थ ले लेंगे तो सारा मजा गायब हो जाएगा। पर जिसने पहाड़ को भी प्रेमी समझा, जरा उसकी मानसिकता को समझना तो तुमको लगेगा कि बाप कहते हैं ना कि अरे सारे पत्थर हो गए, तुम्हारा दिल पत्थर हो गया। यहाँ तो पत्थर को भी दिलदार जो बना दे वो कालिदास है। साला पूरा पहाड़ कि तुम्हारा पत्थर दिल है नहीं, यहाँ पत्थर ही जो है पहाड़ है। और पूरे पहाड़वई को कालिदास बोले कि बन प्रेमी बन, प्रेमी बना दिया पूरे कैलाश पर्वत को। और जिसको हम नगर नगरियां कहते हैं, जो बोल नहीं सकती देख नहीं सकती, उस नगरी अलका को साक्षात उसकी प्रेमिका बना के गोद में बैठा देना और गंगा रूपी दुपट्टे को खिसका देना, भाई साहब ये तो कालिदास की लेखनी का ही चमत्कार हो सकता है। अब ऐसे में बैठे हुए किसी व्यक्ति को लगे कि हैरान इतना अश्लील सा लड़की लड़कों के सामने कह दिया, तो तुम्हारी बुद्धि तो कैलाश पर्वत के पत्थर से भी ज्यादा कठोर है नालायक। क्या समझ पाए? कहाँ समझ पाए? यदि समझ गए तो अच्छा, और नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं, अपनी तो मौज इधरी है। बोलो हाँ। हमें तो इसको बोलने में, पढ़ाने में और कहने में कोई शर्म नहीं लगती। आपको शर्म लगती है तो थोड़ी देर के लिए बाहर पानी पी के आओ। जब तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाए, मतलब बच जाए, जब इज्जत तुम्हारी बच जाए तो आना। और बैठे हुए सब लोगों को लगता है कि हारा हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। पहली बेइज्जती तो कालिदास की होगी, दूसरी बेइज्जती पढ़ाने वाले सर्वभूषण की होगी। अगली बार तुम्हारी ओर तो कैमरा भी नहीं, हमारी होती कैमरा भी सेटल कर देते हैं एकदम कि बोलो तो बोल भी नहीं सकते। पर भाई साहब मैं गर्व महसूस करता हूँ कि धन्यवाद उस कालिदास का जो पत्थरों को भी प्रेमी बना देता है, और धन्यवाद उस कालिदास को जो अलका जैसी नगरियों को प्रेमिका बना देता है, और धन्यवाद उस गंगा को जो अलका के वस्त्र बन करके खिसकने लग जाती हैं, और फिर आखिरी में धन्यवाद उस सर्वभूषण को जो उस भावना को समझता है, जो कम से कम क्लास में ये तो नहीं कहता कि यार श्लोक थोड़ा अश्लील है, इसको घर में पढ़ लेना। जिस दिन आप ये कहते हो कि श्लोक थोड़ा अश्लील है, इसको घर में पहन लेना, पकड़ लेना, पढ़ लेना, आप कालिदास को उतार के जूता मार रहे होते हैं। आप कालिदास को उतार के जूता मार रहे होते हैं। हाँ या ना बोलना। जिस कालिदास की लेखनी को सारी दुनिया कहती है कि सर्वोत्कृष्ट कवि है, उस कवि को पढ़ने में गर्व की अनुभूति महसूस करता। बोलो हाँ। फिर क्या अलका प्रेमिका, वैसे अपनी वाली प्रेमिका को गोदी में बैठाओगे तो तुम्हें शर्म नहीं लगेगी नालायकों। अब कैलाशवा बैठा लिया तो तुम्हारी छाती फटती है। बोलो हाँ या ना।
तब प्रेम से पढ़ते हैं क्या? बोले तस्योत्संगे गंगादुकूलां त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां यास्यसे यावः काले वहति सलिलो गारमोच्चैर्विमाना मुक्ता जालप्रतिकमलकं कामिनीवारविन्दम्। हाँ तो बोले कामिनी इव, कामिनी इव, कामिनी की तरह, बहुत सुंदर स्त्री की तरह, कामिनी इव मुक्ता जालक ग्रथितम अलकम। अलग समझते हैं? बाल। तो बोलो जिनमें मोती के समूह, मुक्ता माने मोती, जाल माने समूह और ग्रथितम माने गूंथे हुए, जो अपने बालों में मोती गूंथे हुए है, ऐसी कामिनी इव, ऐसी सुंदर स्त्री की तरह। अभ्र माने होता है बादल और वृंद माने समूह, तो अभ्र वृंदम माने बादलों का समूह। बादल काले होते हैं, ध्यान रखना। अलके यानी जुल्फें भी काली होती है। हाँ या ना बताओ? यदि मेहंदी मेहंदी लगा के लाल पियर नहीं कर लिए हो तो जनरली कैसे होते हैं? काले होते हैं। बोले ऐसी कामिनी की तरह है। जब या माने जो, या अलका, या माने जो, तो या स्त्रीलिंग में है, तो या से किसका बोध हुआ? अलका का। तो बोले जो अलका वह काले तुम्हारे समय में, युष्माकम काले, जब तुम्हारा समय आता है तो वह काले माने मेघ का समय। मेघ का समय मतलब बारिश का समय। मेघ का समय कब आएगा? बारिश। तो या माने जो, वह काले माने तुम्हारे समय आने पर, यानी बारिश के समय आने पर वहती, ढोती है। तो धोती है, क्या ढोती है? जब बारिश का समय आएगा तो कैलाशपुरी है, कैलाश में अलका है, तो अलका के उच्चैर विमाना, उच्चैर ऊंचे ऊंचे महल। विमान का मतलब एक अर्थ होता है बहुत शतमंजिले भवनों को हम विमान कहते हैं। तो उच्चैर विमाना, या उच्चैर विमाना, शतमंजिलों वाली, तिमंजिलों वाली, चौमंजिलों वाली जो अलका है, ऊंचे ऊंचे जिसमें महल बने हैं, ऐसे उच्चैर विमाना, ऊंचे ऊंचे मंजिलों वाली, या माने जो अलका वह काले वर्षा काल में वहती, धोती है क्या? बोले अभ्रवृंदम वहती, बादलों के समूह को अपने महलों के ऊपर, बादल सब आ जाते हैं तो बड़े बड़े महलों के ऊपर बैठ जाते होंगे ना, तो अभ्रवृंदम को वहती कौन? जब वह काले वर्षा काल में, अभ्र माने बादलों का, वृंद माने समूह, अलकापुरी के उच्चैर विमाना, ऊंचे ऊंचे महलों में वो ढोने लगती है, माने बहुत सारे बादल आकर के उसके ऊपर बैठ जाते हैं, तो पूरी अलका नायिका है। और काले काले साले बादल कहाँ बैठ गए सारे? तो अलका के बाल कैसे हो गए? तो लिख दिया मुक्ता जालक ग्रथितम अलकम कामिनी इव, ऐसी सुंदरी की तरह अलका लगने लगती है। तो अब भ्रवृंद माने जो बादल का समूह है वो अलग हो गए उनके। बादल कैसा और अलग कैसी? अब चूंकि वर्षा का समय है तो बादल केवल बैठेंगे नहीं, बरसेंगे भी। तो बरसेंगी तो बादलों से बूंदें निकलेंगी, तो बूंदों का कलर ऐसा है जैसे मोती हो। तो बालों में मानो मोती गूंथे हैं। तो चूंकि बैठे हैं सारे बादलों का समूह अलकापुरी के ऊपर, तो बादलों को बादल समूह को कहा कि ये बाल हैं अलका के। ये क्या हैं? अब जो बादल बरसते हैं बूंदें, वो बरसती हुई बूंदें उन बालों में लगी हुई मोतियां हैं। तो ऐसी मोती लगी हुई अलका, काले घुंघराले हरे मुलायम काले बाल, ऐसी अलका जमने लगेगी तुम्हारे बरसात के समय में, जब तुम आकर के उसके मुड़वा में बैठ जाओगे तब। बोलो हाँ या ना? कर लेंगे मासूम लोगों? तो मासूम चेहरे देख रहे हैं क्या? मासूम लड़के, मासूम लड़कियां,
क्या मासूम बच्चों की जान लोगे? यहाँ तक समझ में आया? क्या है ग्रथित? प्रथित एक ही चीज। प्रथित माने प्रसिद्ध, तो प्रथित माने प्रसिद्ध हो जाएगा, तो बालों के रूप में प्रसिद्धि पा गए हैं वो। अभ्रवृंद, अभ्र माने बादल, अभृंद माने समूह। तो ये जो अभ्रवृंद हैं वह काले तुम्हारे समय में, किसके समय में? मेघ के समय। तो मेघ का समय क्या होता है? तो बरसात के समय में अलकापुरी के ऊपर क्या छा जाएंगे? काले काले बादल। और वो उच्चैर विमाना कौन है? अलका। ऊंचे ऊंचे महलों वाली कौन है? अलका। तो उसके ऊपर आके कौन बैठ गए? तो अच्छा, बारिश के मेघ हैं तो बरसेंगे भी, तो बारिश से जो बूंदें गिरेंगी वो किसकी तरह लग रही हैं? मोती के समूह की तरह। और जो काले काले बाल हैं वो कैसे लग रहे हैं? ग्रथितम, ग्रथितम गुम्फितम, गुथे हुए बालों वाली, जो बालों को गूंथे है। और प्रथितम है तो प्रसिद्ध बालों वाली। प्रसिद्ध माने बाल काले, कालापन बालों का प्रसिद्ध है। ऐसे ही भाई यदि अलका प्रेमिका है कैलाश की, तो उसके काले बाल भी तो होंगे। तो काले बाल कैसे हो गए? बोले काले बाल हैं तुम लोगों के आकर के सतमंजिलों भवनों पर बैठने पर। तो बाल का हिस्सा, अलकापुरी का पूरा शरीर बालों से थोड़ी ढका है, एकदम ऊपर न बादल बैठे हैं। तो बाल कहाँ होता है? सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर मेघ बैठे हैं। तो अलकापुरी को यदि आप नायिका बनाते हैं तो सबसे ऊपर बादलों के बैठने से पूरी अलकापुरी ऊपर से काली हो गई। तो वो काले काले अलकापुरी के बाल हो गए। और बादलों के बैठने से और बरसने से जो बूंदें गिर रही हैं नीचे, तो ऐसा लग रहा है कि माने ऐसी कामनी की तरह अलका लग रही है जिस कामनी से मोतियों के समूह मानो गिर रहे हैं टूट टूट करके। बालों में मोतियों का गूंथना प्रसिद्ध है, मोतियों को बालों में गूंथ करके लगाना ये प्रसिद्ध है। तो कभी कभी चलने से कभी कुछ ना कुछ मोती टूट टूट करके गिरते हैं। तो ऐसे ही लगेगा कि बैठे हुए बादलों से जो बूंदें गिर रही हैं, तो अलका रूपी नायिका के बालों से मानो मोती गिर रहे हैं, ऐसे लगने लगेंगे वह काले तुम्हारे समय। और तुम बात वो ढोएगी किसको? अभ्रवृंदम को। तो ऐसी कामनी इव, ऐसी कामनी सुंदरी की तरह लगने लगेगी। कौन कर लेंगे? कोई दिक्कत? तब कहा या वह काले वहती, या वह काले गारमोचैर्विमाना मुक्ता जाला अब यहाँ तक आप समझ गए। तो इसमें देखिए कितना सारा विशेषण दिया। कैलाश को क्या बताया? प्रेमी। और अलका को क्या बताया? प्रेमिका। और गंगा को अलका का खिसका हुआ वस्त्र ना। और अभ्रवृंद, अभ्र माने पूछ लेता है, एक बार पूछा था। अभ्र माने बादल, वृंद माने समूह, अभ्रवृंद माने बादलों का समूह, मेघ समूह। और मेघ समूह को मुक्ता जालक ग्रस्तम अलकम कहा। अलकम माने बाल। और ऐसी कामिनी की, ऐसी सुंदरी की तरह, कामिनी की तरह किसको बताया? अलका को। और ये यहाँ सलिलोद्गारम लिखा है ना, सलिल उद्गारम। सलिल माने पानी, उद्गारम माने गिराते हुए। तो पानी कहाँ से गिरेगा? अभ्रवृंदम से। पानी कहाँ से गिरेगा? तो अभ्रवृंदम कीदृशम सलिलोद्गारम अभ्रवृंदम, पानी को गिराते हुए बादलों का समूह जो वो अपने सिर पर रखेगी, तब लगेगा मुक्ता जालक ग्रथितम अलकम। सलिलोद्गारम, सलिल का उद्गार, सलिल कहाँ से निकलेगा? अभ्रवृंद से। तो अभ्रवृंद से जो सलिलोद्गार होगा तभी तो लगेगा कि मानो मोती गिर रहे हैं बालों से। तो अभ्र माने बादल हो जाएंगे बाल, और उसका पानी हो जाएगा मोती। क्यों सितरजन भैया? आपके भी बाल बड़े काले काले लग रहे हैं, लगता है बादल बैठे हैं तुम्हारे ऊपर। कर लेंगे यहाँ तक? बोले तस्योत्संगे प्रणयीन स्रस्त गंगा दुर्को न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलका काले वहति सलिलो गारमोचैर्विमाना
ये त्वम से किसका बोध हो रहा है? और तस्योत्संगे किसकी गोद में? तो तस् से किसका बोध हुआ? और उत्संग माने? और प्रणयिना है वो कालिदास ने किसे कहा? प्रेमी किसे बनाया? प्रणयिना में कौन सी विभक्ति है? स्रस्त गंगा दुकूलाम द्वितीया का एक वचन है, यहाँ अलकाम में भी द्वितीया का एक वचन है। तो अलकाम का विशेषण दिया स्रस्त गंगा दुकूलाम अलकाम। स्रस्त माने खिसक जाना, और गंगा एक नदी है, तो स्रस्त गंगा और दुकूल माने दुपट्टा या वस्त्र ना, तो खिसक गया है गंगा रूपी वस्त्र जिस अलका का, जिस अलका उसको दृष्टवा तुम ना ज्ञास्यसे, ऐसा ना। और ये कामचारिणी संबोधन है किसके लिए? हाँ, या अलका, या कौन? और उच्चैर विमाना क्या? अलका। और सलिलोद्गारम मुक्ता जालक ग्रथितम अलकम अभ्रवृंदम। देखो, सलिलोद्गारम अभ्रवृंदम, और पानी को गिराने वाले अभ्र माने बादलों का समूह, इसलिए मुक्ता जालक ग्रथितम अलकम कामिनी इव या अलका। कामिनी इव का अलका, ऐसी सुंदरी की तरह अलका हो गई जिस सुंदरी के बालों से मानो मोती गिर रहे हैं। तो जिस सुंदरी के बालों से मानो मोती गिर रहे हैं, तो अलका को ही सुंदरी बताया जा रहा है। तो अलका में सुंदरता बताई कि भाई अलका के बाल क्या हैं? बोले अभ्रवृंद ही अलका के बाल है, बादलों का समूह ही अलका के, और पानी गिर रहा है सलिलोद्गारम, यही मुक्ता जाल है, यही क्या है? तो अलका को ही कामिनी कह दिया, या उच्चैर विमाना अलका, वही कामिनी इव, वही कामिनी इव लग रही है, बड़ी सुंदर स्त्री के समान। अब क्लियर हो रहा है? हो गया ना? कभी कुछ बाकी है? समझ में आ गया? तो या वह काले से किसका समय का बोध हुआ? वह काले, ये युष्मत शब्द का रूप है। तुम्हारे समय में, तुम्हारा समय आने पर, तो तुम्हारा समय कब आएगा? किससे कह रहा है? तो मेघ का समय कौन समय होता है? तो वर्षा काल में ही अलका सुंदरी स्त्री की तरह लगेगी, वरना तो बाल ही काले काले कहाँ पाओगे? अलका के काले काले बाल तो तभी आएंगे जब मेघ का समय, इसलिए वह काले कह दिया। तुम्हारे बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में अलका पूरी कामनी की तरह लगती है। बाकी गर्मी उर्मी में क्या? गर्मी में तो सब कुछ रहता है नहीं, काला काला कहाँ बाल पाएंगे? तो आर्टिफिशियल भले लगवा लें, लोग अपने ब्याह में लगवा लेते हैं। तो या वह काले और तस्योत्संगे में कौन सी संधि है? क्या विच्छेद होगा? तस्य धन उत्संगे। प्रणयिना में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का एक वचन है। स्रस्त गंगा दुकूलम में द्वितीया है, क्योंकि अलकाम में भी द्वितीया है। कर लेंगे ना? तो आज से हम लोग विदा लेंगे पूर्व मेघ से, उत्तर मेघ में प्रवेश करेंगे। शनिवार रविवार छुट्टी रहती है, इस बार भी छुट्टी रहेगी। और मूल पाठ आपको बहुत जल्दी इसी महीने देंगे। क्या देंगे? माने टीजीटी का पूरा नीत शतक वाचन करने के लिए, पूरा मेघदूत मूल, कोई हिंदी फिंदी अर्थ कुछ नहीं, टिप्पणी पड़ी कुछ नहीं, वाचने के लिए पूरा चतुर्थ अंक शाकुंतल, पूरा तीसरा अंक उत्तर रामचरित, बोलो हाँ, पूरा शुकनासोपदेश और पूरा शिवराज विजय, मूल पढ़ने के लिए। और जितना आप में शब्द रूप है वो, और जितना धातु रूप है वो, और संख्या भी उसमें शामिल कर देंगे। इतनी एक किताब छोटी सी रहेगी, 40-50 पेज 100 पेज जितना भी चली जाए। कल हमारे पास आ गई, उसे मुझे पढ़ना है। तो ये कल का जो छुट्टी होगी शनिवार रविवार की, तो 2 दिन हम उसी को पढ़ेंगे। 2 दिन में पढ़ ही लेंगे, थोड़ा थोड़ा है, यदि बहुत डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और उसके बाद आपको एक किताब और मिलेगी जल्दी। पहले फिलहाल मूल पाठ क्या लेना है, और मूल पाठ आ जाने दीजिए। फिर मैंने आपको एक किताब गिफ्ट देने का वादा किया था, जैसा आप कहेंगे, इसको कहेंगे तो इसको, वरना आगे आने वाली किताब आपके ऊपर है, जो आप चाहेंगे। इसमें 7 किताबें हैं, शब्द रूप है, धातु रूप है, और
संख्या है। बाबूराम सक्सेना का काम मूल पाठ डालेंगे तो बाबूराम सक्सेना पूरा करना पड़ेगा। हाँ, बाबूराम सक्सेना को अभी लिख रहे हैं, उसमें